हेलो दोस्तों, महाराष्ट्र वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इंडियन पिनल कोड के चैप्टर 2 के बारे में यानी भारतीय दंड संहिता के प्रकरण 2 को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो के पहले आईपीसी के चैप्टर 1 पर भी वीडियो बनाई है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो हम शुरू करते हैं। इंडियन पिनल कोड चैप्टर 2, एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, every penal provision and every illustration of every such definition or penal provision shall be understood subject to the exception contained in the chapter entitled General Exception. So those exceptions are not repeated in such a definition of offense, penal provision or illustration. तो दोस्तों, इसका मतलब है कि आईपीसी के अंदर एक जनरल एक्सेप्शन नामक चैप्टर है, जिसे आईपीसी के जितने भी ऑफेंस की डिफिनीशन है या पिनल प्रोविज़न है या इलस्ट्रक्शन है, उनके साथ जनरल एक्सेप्शन को ऑटोमेटिकली पढ़ा जाएगा। वह हर सेक्शन में रिपीट नहीं किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, जनरल एक्सेप्शन में दिया गया है कि अगर किसी 7 साल से कम उम्र वाला बच्चा खून कर देता है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन यह बात सेक्शन 300 जो कि मर्डर से रिलेट करता है और सेक्शन 302 जो मर्डर के पनिशमेंट के बारे में बताता है, उसमें यह बात नहीं की गई है, लेकिन इसको जनरल एक्सेप्शन में कहा गया है। इसलिए जब भी हम सेक्शन 300 और सेक्शन 302 पढ़ेंगे, उसके साथ हम यह भी पढ़ेंगे कि 7 साल के कम उम्र वाला बच्चा जब खून कर देता है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। यह बात हर बार रिपीट नहीं की जाएगी। तो हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 7 की ओर। सेक्शन 7 ऑफ इंडियन पिनल कोड, एवरी एक्सप्रेशन विच इज़ एक्सप्लेन्ड इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड इज़ यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड इन कन्फॉर्मिटी विद द एक्सप्लेनेशन। सेक्शन 7 यह कहता है कि अगर इंडियन पिनल कोड में किसी जगह पर किसी एक्सप्रेशन या भाव को एक्सप्लेन किया गया है तो पूरी आईपीसी में हर जगह उस एक्सप्रेशन का वही अर्थ होगा जो पहले एक्सप्लेन किया गया है। उदाहरण, अगर गवर्नमेंट को एक्सप्लेन किया गया है कि जब कभी भी गवर्नमेंट शब्द आएगा तो वह सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उसे माना जाएगा, तो हर सेक्शन में जहाँ कहीं भी गवर्नमेंट ये शब्द आएगा तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट माना जाएगा, इसलिए वह बार बार रिपीट नहीं होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 8 की ओर। सेक्शन 8 ऑफ इंडियन पिनल कोड, द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। तो सेक्शन 8 यह कहता है कि इंडियन पिनल कोड में ही या उसके डेरिवेटिव का प्रयोग किया जाएगा तो उसका इस्तेमाल मेल या फीमेल के लिए हो सकता है। मतलब आईपीसी में जहाँ भी ही लिखा जाएगा तो उसे ही या शी समझा जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 9 की तरफ। सेक्शन 9 ऑफ इंडियन पिनल कोड, सेक्शन 9 of Indian Penal Code, unless the contrary appear from the context, word importing the singular number include the plural number and word importing the plural number include the singular number। तो सेक्शन 9 यह कहता है कि आईपीसी में कहीं भी सिंगुलर नंबर लिखा गया है तो उसे प्लूरल नंबर भी माना जाएगा। उसी तरह आईपीसी में कहीं भी अगर प्लूरल नंबर लिखा गया हो तो उसे सिंगुलर नंबर भी माना जाएगा। जब तक कि सेक्शन में क्लियरली लिखा गया ना हो कि सिंगुलर का मतलब सिंगुलर नंबर ही हो, तब तक उसे हम प्लूरल भी मानेंगे। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 10 की ओर। सेक्शन 10 ऑफ इंडियन पिनल कोड, द वर्ड मैन डिनोट अ मेल human being of any age. The word woman denote a female human being of any age. सेक्शन 10 यह कहता है कि आईपीसी में जहाँ भी मैन लिखा होगा तो उसका अर्थ पुरुष होगा, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो।
इसी तरह आईपीसी में जहाँ भी वुमन लिखा होगा तो उसका अर्थ महिला होगा, चाहे वह किसी भी उम्र की हो। यानी अगर 6 साल का बच्चा भी हो या बुजुर्ग भी हो तो उसे हम मेन कहेंगे। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 11 की तरफ। सेक्शन 11 ऑफ इंडियन पिनल कोड। द वर्ड पर्सन इंक्लूड एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेट और नॉट। तो सेक्शन 11 यह कहता है कि जब भी आईपीसी में पर्सन शब्द का प्रयोग होगा तो उसमें कंपनी भी शामिल होगी, उसके साथ एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन भी शामिल होगा। मतलब पर्सन इस शब्द के तहत कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन शामिल होगी या माना जाएगा। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 12 की ओर। सेक्शन 12 ऑफ इंडियन पिनल कोड। द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी। तो सेक्शन 12 यह कहता है कि जब भी आईपीसी में पब्लिक शब्द आएगा तो उसका अर्थ पब्लिक के साथ किसी भी समुदाय या किसी भी श्रेणी की पब्लिक को पब्लिक माना जाएगा। इसका मतलब अगर किसी शिक्षकों का संघ हो या किसी स्टूडेंट का संघ हो या किसी और श्रेणी के लोगों का संघ हो, उसे पब्लिक माना जाएगा। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 13 की ओर। तो दोस्तों सेक्शन 13 में क्वीन की डेफिनेशन दी गई थी, जिसे 1950 में वापस लिया गया या रद्द किया गया। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 14 की ओर। सेक्शन 14 ऑफ इंडियन पिनल कोड। द वर्ड सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट डिनोट एनी ऑफिसर और सर्वेंट कंटिन्यूड, अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड इन इंडिया बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। तो दोस्तों सेक्शन 14 यह कहता है कि अगर गवर्नमेंट या अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट किसी व्यक्ति, ऑफिसर या सर्वेंट को कंटिन्यू करती है या फिर अपॉइंट करती है या फिर एम्प्लॉयड करती है तो उसे सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट कहा जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों सेक्शन 15 की ओर। सेक्शन 15 और 16 जिसमें डेफिनेशन दी गई है ब्रिटिश इंडिया की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो 1937 में वापस लिया गया है या रद्द किया गया है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 17 की ओर। सेक्शन 17 ऑफ इंडियन पिनल कोड। द वर्ड गवर्नमेंट डिनोट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट। सेक्शन 17 यह कहता है कि इंडियन पिनल कोड में जहाँ कहीं भी गवर्नमेंट शब्द लिखा गया होगा तो उसका अर्थ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट होगा। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 18 की ओर। सेक्शन 18 ऑफ इंडियन पिनल कोड। इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों सेक्शन 18 में यह कहा गया है कि आईपीसी में जहाँ भी इंडिया शब्द आएगा तो उसका अर्थ उसमें इंडिया की पूरी टेरिटरी शामिल होगी। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 19 की ओर। सेक्शन 19 ऑफ इंडियन पिनल कोड। द वर्ड जज डिनोट not only every person who is officially designated as a judge, but also every person who is empowered by law to give in any legal proceeding, civil or criminal, a definitive judgment or a judgment which, if not appealed against, would be a definitive, or a judgment which, if confirmed by some other authority, would be definitive, or who is one of the body of persons which body of person is empowered by law to give such a judgment। तो दोस्तों सेक्शन 19 यह कहता है कि इंडियन पिनल कोड में जहाँ कहीं भी जज लिखा होगा तो उसका अर्थ जिन लोगों का पद जज होगा उनको तो समावेश होगा, उसके साथ उन लोगों का भी समावेश होगा जिन्हें कानून ने यह ताकत दी है कि वह लीगल प्रोसीडर चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल अपना जजमेंट दे सके, उन्हें जज कहा जाएगा। इसके साथ जो व्यक्ति डेफिनेटिव जजमेंट दे सके, यानी कि उनका फैसला अंतिम हो और दोनों पक्षों को मान्य हो, उन्हें भी जज कहा जाएगा। या फिर वो व्यक्ति जो डेफिनेटिव जजमेंट ना दे सके लेकिन
उसके जजमेंट के अगेंस्ट अपील ना हो तो उस जजमेंट को डेफिनेटिव जजमेंट माना जाएगा। उन व्यक्तियों को भी जज के अंडर कहा जाएगा। तो इसी के साथ अगर किसी व्यक्ति ने इसी तरह का फैसला दिया हो और उसे किसी हायर अथॉरिटी ने कंफर्मेशन दिया हो तो फिर उस व्यक्ति को भी जज कहा जाएगा। इसी तरह बॉडी ऑफ पर्सन को भी जज समझे जाएंगे जिन्हें जजमेंट देने की ताकत कानून ने दी है। तो दोस्तों, हमने सेक्शन 19 को अच्छी तरह समझ लिया है। तो हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के आखिरी सेक्शन की ओर। सेक्शन 20 ऑफ इंडियन पिनल कोड। द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस denotes a judge who is empowered by law to act judicially alone, or a body of judges which is empowered by law to act judicially as a body when such judge or body of judge is acting judicially। तो सेक्शन 20 यह कहता है कि अगर कानून ने किसी जज को यह ताकत दी हो कि वह जुडिशियली एक्ट कर सकते हैं तो उनको कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाएगा। लेकिन वह तभी कोर्ट ऑफ जस्टिस कहलवाएंगे जब तक वह जुडिशियली एक्ट कर रहे हैं। अगर वह जुडिशियली एक्ट नहीं कर रहे तो उन्हें कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं माना जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।